नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का तो पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते ही हैं, पूरे हफ्ते बाजार की चाल कैसी रही ये भी बताते हैं और इस आधार पर कराते हैं आपकी विशेष तैयारी आने वाले हफ्ते की। और इसके अलावा आपके जो सवाल होते हैं उन सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल YouTube पर भेजिए, YouTube पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो आप सवाल आज पूछेंगे उसका जवाब सोमवार को कल की तैयारी के शो में दिया जाएगा, या जो कल आपने मतलब बुधवार को जो आपने सवाल पूछा था उसका सवाल का जवाब आपने जैसे गुरुवार को दिया, और कल जो आपने यानी गुरुवार को जो सवाल पूछे थे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे लिया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है ये ज़रूर बताइए, हम आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। चलिए इन सब के बीच में परिचय करा दूं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आऊँ आप दोनों के पास, उससे पहले ज़रा बाजार का ब्यौरा दे दूँ। तो 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में 24,550 के पास क्लोजिंग ली निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने 350 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में 55,600 के स्तर पे क्लोजिंग ली। तो बाजार जो रहे वो पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड्स में ही नजर आए। आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आज के 687 शेयर आज ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, और 2078 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए, यानी कि डिक्लाइन का पलड़ा भारी नजर आया। इन सब के बीच में बाजार का जो मूड माहौल था वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। ये तो आज के बाजार की बात हुई। अब चलिए मार्केट दिस वीक, इस हफ्ते बाजार ने कैसी चाल रखी। डायरेक्टर साहब जरा दिस वीक मार्केट वाला चार्ट लेकर आइए। तो इस हफ्ते आप देखेंगे निफ्टी में जहां -1% से ज़्यादा का नेगेटिव जो है रुझान दिखाया, यहाँ पर दबाव देखा। वहीं बैंक निफ्टी ने 2.25% नेगेटिव रुझान दिखाया। जो निफ्टी मिड कैप था वहाँ पर लगभग 2.5% का नेगेटिव हमें प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप 3.5% तक टूटता हुआ इस हफ्ते नजर आया। अगर हम सेक्टर्स की बात कर लें, आईटी, फार्मा, मेटल, उन सब के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। आईटी देखिए लगभग 3% तक की गिरावट यहाँ देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी केवल एक ऐसा सेक्टर रहा जहां पर हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लगभग 3% पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी एफएमसीजी में। निफ्टी रियल्टी -6% तक टूटता हुआ नजर आया। निफ्टी फार्मा -3% तक यहां पर टूटता हुआ नजर आया। और भी सेक्टर्स पर अगर निगाह डालें तो आप देखिए पीएसयू बैंक का लगभग 3.5% टूटे, निफ्टी मेटल 3.5%, ऑटो में लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, और निफ्टी एनर्जी में भी 1.25% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये था इस हफ्ते का पूरा बाजार, सेक्टर्स और बाजार को लेकर भी हमने तमाम बातें आपके सामने रखी। तो लक्ष्मीकांत जी, बाजार चाहे पूरे हफ्ते का देख लें, बाजार आज का देख लें, ये सभी फिलहाल यही इशारा कर रहे हैं कि बाजार में मजबूती नहीं है, बाजार में एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। सोमवार को आपको किन लेवल्स पर बाजार जाते हुए नजर आ रहे हैं? नमस्कार प्रशांत जी, और गौरांग जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि मजबूती तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। और थर्सडे को मार्केट ने एक प्रयास किया था 24,900 लेवल के ऊपर जाने का, बट वो जो प्रयास था वो भी सफल नहीं हो पाया और हमें लास्ट आवर में अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। और आज जिस तरीके से मार्केट ने जो उसके इमीडिएट सपोर्ट थे 24,600 के, जहां पे 100 डेज का ईएमए लेवल्स भी दिखाई दे रहा था, उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। तो उसका मतलब यही है कि आने वाले हफ्ते में भी ये सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,450 24,400 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे अब 20 वीक मूविंग एवरेज भी हम देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आने की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अगर 24,400 450 के आसपास कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते, जो कि निफ्टी को पुश करेगा 25,700 से लेकर 25,800, 24,700 से लेकर 24,800 तक। बट जब तक निफ्टी 24,900 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं देता तब तक ये मार्केट सेल ऑन रैली
के अनुसार ही ट्रेड करेगा और हमें आने वाले समय में निचले स्तर ही देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अब जो फिलहाल सपोर्ट है वो 55,500 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो फर्दर एक डाउनवर्ड प्रेशर हमें 55,150 से लेकर 55,000 तक दिखाई दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 55,000 के आसपास अगर कोई वहां पर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो फिर हमें वहां पर एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और जो बताए हुए लेवल है उसके अनुसार ही ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर आपको राय मिलती हुई। और गौरांग सर, कौन से क्षेत्र हैं जो आपको इस बाजार में आकर्षक नजर आ रहे हैं? धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आपका प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा कठिन है कि कौन से क्षेत्र है जो आकर्षक नजर आते हैं। अब पिछले हफ्ते से गिरावट जो शुरू हुई है वो पूरा हफ्ता आज हमने देखा, सिवाय एक दिन पे थोड़ी बहुत सकारात्मक रुझान था, लेकिन फिर नीचे के तरफ के दायरे फिर से आना शुरू हो गए। अब ज्यादातर योगदान इस बिकवाली का जो बयान और टिप्पणियां अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं उनके कारण हो रहा है। कल एफएनओ की एक्सपायरी थी, उसके कारण उठापटक हावी थी। कल थोड़ा बहुत रुझान बेहतर था, लेकिन फिर आखिरकार बिकवाली की चपेट में बाजार आ गया। पहले तिमाही के नतीजे, अभी अभी जो नतीजे आए हैं एक दो दिनों में, वहां पर थोड़ा बहुत सुधार नतीजों में दिख रहा है। अगर हम तुलना करें जो शुरुआत हुई पहली तिमाही के नतीजों की, उसके तुलना करें तो अहम स्तर टूटा है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो थोड़ा बचकर चलेगा। हाँ, लेकिन इतना बिल्कुल हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में भारी गिरावट, कुछ में कम। जैसे आज आईटी एफएमसीजी में हमने भारी गिरावट देखी, कुछ क्षेत्र में थोड़ी कम गिरावट थी। मेरी राय ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और निवेशकों को ये होगी कि आप उन सब क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दें जो स्थानीय संकेत से चलते हैं। उदाहरण के तौर पर एफएमसीजी क्षेत्र हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन है। इस सब क्षेत्र में मेरे ख्याल से अगर कोई अनिश्चितता का वातावरण राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर के होता भी है तो इन सब पर हमारा ये मानना है कि थोड़ा बिकवाली का दबाव कम होगा। नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, कम होगा। और जब कभी भी थोड़ा सुधार होता है, स्थिरता बाजार में आती है, तो योगदान भी इनका ऊपर की तरफ होगा। ये है राय आपको मिलती हुई तमाम सेक्टर्स पे। अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। कीर्तेश्वर जाधव जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने दो स्टॉक्स पे राय जाननी चाहिए। आईआरएफसी इन्होंने 136 के स्तर पे खरीदारी की है और श्रीराम फाइनेंस इन्होंने 657 के स्तर पे खरीदारी की है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है। लक्ष्मीकांत जी, आईआरएफसी, श्रीराम फाइनेंस, एक बार क्वांटिटी, एक बार मैं लेवल्स बता देता हूं। 136 के भाव पे इन्होंने आईआरएफसी खरीदा है, श्रीराम फाइनेंस 657। क्या राय होगी? आईआरएफसी की बात कर लेते हैं। आईआरएफसी में जहां पर इन्होंने खरीदारी की है वहीं से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। और अभी फिलहाल ये अपने सारे जो स्टॉक है आईआरएफसी वो अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़ी और गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और आने वाले समय में ये आईआरएफसी 120 के लेवल को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। अगर वहां से एक पुल बैक मूव आता है तो मुझे लगता है, तो अगर ये पुल बैक मूव अगर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 135 136, तो मुझे लगता है कि वहां से एक बार इनको एग्जिट करना चाहिए और किसी दूसरे अच्छे शेयर में इनको निवेश करना चाहिए जहां पे इनको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो अभी फिलहाल 120 के स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए इस स्टॉक पर, और वहां से अगर कोई रिबाउंड आता है तो एग्जिट रखने की सलाह रहेगी। वहीं पर अगर मैं श्रीराम फाइनेंस की बात करूं तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर हमें एक उछाल देखने को मिला था। बट जैसे ही ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास आया, जो कि 645 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और अभी स्टॉक अपने 200 टीएमए के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म मूव हमें 600 की तरफ बढ़ता हुआ हम देख पाएंगे आने वाले समय में। हाँ, अगर 600 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो देन हमें फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और उस दौरान ये स्टॉक
575 570 तक के लेवल्स तक भी फिसल सकता है। अभी फिलहाल के लिए 600 के साथ ये होल्ड करके रख सकते हैं। अगर 600 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो देन यहाँ से एग्जिट होने की सलाह रहेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई श्रीराम फाइनेंस और आईआरएफसी पे। दिनेश कुमार वाघेला अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। सीडीएसएल और बजाज फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं, दोनों पे लॉन्ग टर्म का नजरिया है। गौरांग सर, सीडीएसएल इन्होंने 1657 के भाव पे खरीदा है, बजाज फाइनेंस 120 रुपए के आसपास खरीदा है, बताइए। तो प्रशांत भाई डिस्क्लोजर दे देते हैं पहले एक छोटा सा, कि जो भी लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में हम रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहले बजाज फाइनेंस पर इनने मुझे प्रश्न पूछा है, तो लंबी अवधि के लिए अगर निवेश है तो बने रहे, और वित्तीय क्षेत्र में चाहे वो सरकारी सक्षम मजबूत बैंक हो, निजी क्षेत्र की सक्षम मजबूत बैंक हो, या मजबूत एनबीएफसीज हो जैसे कि बजाज फाइनेंस, लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। जहां तक प्रश्न होता है इनका, दूसरा प्रश्न है सीडीएसएल पर। तो देखिए, सीडीएसएल पर कवर दी इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो क्षेत्र है भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, ये हमें पसंद आता है। इसमें एक कंपनी है सीडीएसएल जैसी ही सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्प्स, ये अच्छी लगती है। और हाल ही में ये जो एनएसडीएल का आईपीओ को लेकर के उत्साह हमने देखा है, उसके कारण मेरे ख्याल से थोड़ा नजरिया आपका इस क्षेत्र में, अगर आपने अच्छी कंपनियों में निवेश किया तो लंबी अवधि का होना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3 साल 5 साल या उससे अधिक समय सीमा से अच्छा कामकाज करेंगे। तो जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां प्रशांत भाई सक्षम मजबूत, वो भी अच्छा कामकाज करेगी। यह राय आपको मिलती हुई एक क्षेत्र पसंद आता हुआ गौरांग सर को। निरंजन जी का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। आईटीडी सीमेंटेशन पर राय जाना चाहते हैं। 532 के भाव पे इन्होंने 300 शेयर लिया हुआ है और यहां पर किसी हड़बड़ी भी नहीं है, फिलहाल मुनाफे में है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए? जी, हमें अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो हमें सीमेंट क्षेत्र में एक मजबूती देखने को मिली थी, और अभी भी जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक है अपने जो पिछले स्विंग लो हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम आईटीडी सीमेंट की बात करें तो आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, पर जिस तरीके से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला मार्केट में, उसका जो इम्पैक्ट है वो आईटीडी सीमेंट में भी देखने को मिला है। बट अभी भी हमारी नज़र में इस स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है जब तक ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो 760 के ऊपर ट्रेड करता है। और एक बार फिर से स्टॉक में 820 830 के ऊपर जब ये स्टॉक ट्रेड करेगा तो देन आफ्टर फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। उस दौरान ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई जो कि 920 930 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य रखते हैं। तो मुझे लगता है कि 760 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीडी सीमेंट को होल्ड करना चाहिए, होल्ड रखने की सलाह रहेगी इन्हें। तो होल्ड करने की सलाह आपको आईटीडी सीमेंटेशन में मिलती हुई। अगला सवाल रतन कुमार जी का है, माफ कीजिएगा, रांची झारखंड से इन्होंने सवाल पूछा है। आरईसी लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 406 रुपए पे 456, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा हम ठीक करेंगे, इस पर इन्होंने बाइंग की हुई है और पूछना चाहते हैं कि आगे क्या नजरिया बन रहा है। आरईसी लिमिटेड कैसा लगता है गौरांग सर? तो देखिए प्रशांत भाई, सरकारी कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन नाम हुआ करता था, आरईसी के नाम से जानी जाती है। ऊर्जा वितरीकरण में ज्यादा कामकाज है इनका। सरकारी कंपनी जैसे मैंने बताया, कुछ समय पहले हमारी कवरेज थी, लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने हमारी कवरेज निकाल दी है, लेकिन ये क्षेत्र बहुत ही आकर्षक लग रहा है। कुछ कारण है इसके। एक तो सरकार के तरफ से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने की योजना, उसके साथ साथ दूर दराज जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग है हमारे भारत देश के, उनको उनका विद्युतीकरण करना और बिजली वहां पर 24/7 यानी कि 24 घंटे बिजली, और वो भी व्याजबी दामों पर उपलब्ध कराने की बहुत सारी योजनाएं और काफी काम सरकार ने इस पर किया हुआ भी है। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है आरईसी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। पसंद आती हुई कंपनी। चलिए बढ़ते आगे, सुजॉय डे का सवाल लेते हैं। इन्होंने बीरभूम वेस्ट बंगाल से सवाल पूछा है।
डिक्सन टेक पे राय जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है 4 से 5 महीने का, 14,495 की बाइंग है। लक्ष्मीकांत जी 14495, 14,495 की बाइंग डिक्सन टेक पे फायदे में है फिलहाल, 4 से 5 महीना और रुकना चाहते हैं। फ्राइडे के सेशंस में भी यहाँ पर स्टॉक, थर्सडे के सेशंस में भी यहाँ पे स्टॉक में मजबूती देखने को मिली थी। इस स्टॉक ने 20 डीएमए का सपोर्ट लिया था जो कि 16,140 के आसपास आ रहा है, और देन आफ्टर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले थे। उसी के मद्देनजर हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में भी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। अभी जो फिलहाल इमीडिएट रजिस्टर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 17,100 का। एक बार 17,100 की वो एक डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तो हमें फिर से ये स्टॉक अपने ऊपरी स्तर पर दिखाई देगा। देन आफ्टर फिर हमें इस स्टॉक में मजबूती देखने को मिल सकती है जो कि इस स्टॉक को पुश करेगी 17,800 से लेकर 18,000 तक के लेवल तक। जैसा कि इन्होंने बताया इनका लंबे समय का नजरिया है, तो मुझे लगता है इनको होल्ड करके चलना चाहिए और इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर फर्दर ब्रेकआउट मिलता है तो देन आफ्टर हमें अच्छे खासे अपसाइड के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपको मिलती हुई। चलिए, इन सब के बीच में अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। गौरांग सर बताइए, आज आपके रडार पे कौन से शेयर हैं? दो विकल्प है प्रशांत भाई। एक है रक्षा क्षेत्र की कंपनी, क्योंकि ये जो करेक्शन आया है, हमारी विचारधारा ये कहती है कि इस प्रकार के करेक्शन में आपको थोड़ा बहुत साहस जुटा करके, लंबी अवधि का नजरिया रख करके, थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर रख करके लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। तो पहला विकल्प है सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, 440 के पार के लक्ष्यांक है। और दूसरी एक छोटी मझोली कंपनी है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की KEC इंटरनेशनल, यहाँ पर करीबन 1,000 रुपए के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। लक्ष्मीकांत जी आप बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? रडार पे दो स्टॉक्स हैं, एक बाय के लिए एक सेल के लिए है। तो सबसे पहले सेल वाले स्टॉक्स की बात करूंगा जो कि है PPL फार्मा। सो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें इसको शॉर्ट करके चलना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 193, और इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 183 के, और शॉर्ट करते समय स्टॉप लॉस रखना है हमें 198 का। जैसा कि आज हमने देखा कि फार्मा एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, और इस PPL फार्मा ने भी अपने जो की सपोर्ट लेवल्स हैं उनके नीचे की क्लोजिंग दी है, तो हमें इस स्टॉक में फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते भी। दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें बाय की सलाह रहेगी। आज जिस तरीके से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली उसके हिसाब से SBI में हमें एक रेजिलेंस देखने को मिला है। अभी भी स्टॉक अपने पॉजिटिव क्रॉसओवर के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है जो कि हमें 100 और 50 डीएमए के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक स्टॉक 775 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम यहाँ पर 820 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो SBI में बाय की सलाह रहेगी और PPL फार्मा में शॉर्ट की सलाह रहेगी। तो PPL फार्मा शॉर्ट की सलाह और इसके अलावा SBI में खरीदारी की सलाह। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप अपने सवाल YouTube पर भेजते रहिए, हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार। और इनसे पहले आपको यहाँ जाने से पहले एक जानकारी दे दें, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकें।